दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 27वें भाग में आज सुनते हैं आगे की उनकी जीवनी। इसका शीर्षक है आश्रम की झांकी। चंपारण किसान आंदोलन के बाद के बारे में गांधी जी बता रहे हैं। मजदूरों की बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ आश्रम की झांकी कर लेना आवश्यक है। चंपारण में रहते हुए भी मैं आश्रम को भूल नहीं सकता था, कभी कभी वहाँ हो भी आता था। कोचरब अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव है। आश्रम का स्थान इस गांव में था। कोचरब में प्लेग शुरू हुआ। आश्रम के बालकों को मैं उस बस्ती के बीच असुरक्षित नहीं रख सकता था। स्वच्छता के नियमों का अधिक से अधिक सावधानी से पालन करने पर भी आसपास की अस्वच्छता से आश्रम को अछूता रखना असंभव था। कोचरब के लोगों से स्वच्छता के नियमों का पालन कराने की अथवा ऐसे समय में उनकी सेवा करने की हम में शक्ति नहीं थी। हमारा आदर्श तो यह था कि आश्रम को शहर अथवा गांव से अलग रखें, फिर भी वह इतना दूर न हो कि वहां पहुंचने में बहुत कठिनाई हो। किसी न किसी दिन तो आश्रम को आश्रम के रूप में सुशोभित होने से पहले अपनी ज़मीन पर खुली जगह में स्थिर होना ही था। प्लेग को मैंने कोचरब छोड़ने की नोटिस माना। श्री पूजाबाई हीराचंद आश्रम के साथ बहुत निकट का संबंध रखते थे और आश्रम की छोटी बड़ी सेवा शुद्ध और निर्भिमान भाव से करते थे। उन्हें अहमदाबाद के कारोबारी जीवन का व्यापक अनुभव था। उन्होंने आश्रम के लिए जमीन की खोज तुरंत ही कर लेने का बीड़ा उठाया। कोचरब के उत्तर दक्षिण के भाग में मैं उनके साथ घूमा। फिर उत्तर की ओर 3-4 मील दूर कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसका पता लगाने की बात मैंने उनसे कही। उन्होंने आज की आश्रम वाली ज़मीन का पता लगा लिया। वह जेल के पास है। यह मेरे लिए खास प्रलोभन था। सत्याग्रह आश्रम में रहने वाले के भाग्य में जेल तो लिखा ही होता है। अपनी इस मान्यता के कारण जेल का पड़ोस मुझे बहुत पसंद आया। मैं यह तो जानता ही था कि जेल के लिए हमेशा वही जगह पसंद की जाती है जहां आसपास स्वच्छ स्थान हो। कोई 8 दिन के अंदर ही ज़मीन का सौदा तय कर लिया। ज़मीन पर ना तो कोई मकान था न कोई पेड़। ज़मीन के हक में नदी किनारा और एकांत, ये 2 बड़ी सिफारिशें थीं। हमने तंबुओं में रहने का निश्चय किया और सोचा कि रसोई घर के लिए टीन का एक काम चलाऊं छप्पर बांध लेंगे और धीरे धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देंगे। इस समय आश्रम की बस्ती बढ़ गई थी। लगभग 40 छोटे बड़े स्त्री पुरुष थे। सुविधा यह थी कि इस एक रसोई घर में खाते थे। योजना की कल्पना मेरी थी, उसे अमली रूप देने का बोझ उठाने वाले तो नियमानुसार स्वर्गीय मगनलाल गांधी ही थे। मैं जब मजदूरों की हड़ताल हुई तब आश्रम की नींव पड़ रही थी। आश्रम की प्रधान प्रवृत्ति बुनाई काम की थी। काटने की तो अभी हम खोज ही नहीं कर पाए थे। त्यों पहले बुनाई घर बनाने का निश्चय किया था। इससे उसकी नींव चुनी जा रही थी। उपवास। मजदूरों ने शुरू के 2 हफ्तों में खूब हिम्मत दिखाई, शांति भी खूब रखी। प्रतिदिन की सभाओं में बड़ी संख्या में हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञा का स्मरण मैं रोज़ उन्हें कराता ही था। वे रोज़ पुकार पुकार कर कहते थे, हम मर मिटेंगे पर अपनी टेक कभी ना छोड़ेंगे। लेकिन आखिर वह कमज़ोर पड़ते जान पड़े और जिस प्रकार कमज़ोर आदमी हिंसक होता है उसी प्रकार उनमें से कमज़ोर पड़े हुए मिल में जाने वालों का दोष करने लगे और मुझे डर मालूम हुआ कि कहीं वे किसी के साथ ज़बरदस्ती ना कर बैठें। रोज़ की सभा में लोगों की उपस्थिति कम पड़ने लगी। आने वालों के चेहरों पर उदासीनता छाई रहती थी। मुझे खबर मिली कि मजदूर डगमगाने लगे हैं। मैं परेशान हुआ। यह सोचने लगा कि ऐसे समय में मेरा धर्म क्या हो सकता है। सवेरे का समय था। मैं सभा में बैठा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, किंतु सभा में ही मेरे मुंह से निकल गया, यदि मजदूर फिर से दृढ़ न बने और फैसला होने तक हड़ताल को चला न सके तो मैं तब तक के लिए उपवास करूंगा। जो मजदूर हाजिर थे वह सब हक्के बक्के रह गए। अनुसुईया बहन की आंखों से आंसू की धारा बह चली। मजदूर बोल उठे, आप नहीं, हम उपवास करेंगे। आपको उपवास नहीं करना चाहिए, हमें माफ़ कीजिएगा, हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे।
मैंने कहा, आपको उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो यही बस है कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मजदूरों को भीख का अन्न खिलाकर हड़ताल चलाना नहीं चाहते। आप कुछ मजदूरी कीजिए और उससे अपनी रोज़ की रोटी के लायक पैसा कमा लीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर हड़ताल कितने ही दिन क्यों ना चले, आप निश्चिंत रह सकेंगे। मेरा उपवास तो अब फैसले से पहले न छूटेगा। वल्लभ भाई पटेल मजदूरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी में काम खोज रहे थे, पर वहाँ कुछ काम मिलने की संभावना न थी। आश्रम की बुनाई शाला में रेत का भराव करने की ज़रूरत थी। मंगललाल गांधी ने सुझाया कि इस काम में बहुत से मजदूर लगाए जा सकते हैं। मजदूर इसे करने को तैयार हो गए। अनसुईया बहन ने पहली टोकरी उठाई और नदी में से रेत की टोकरियां ढोने वाले मजदूरों की एक कतार खड़ी हो गई। यह दृश्य देखने योग्य था। मजदूरों में नया बल आ गया। उन्हें पैसे चुकाने वाले चुकाते चुकाते थक गए। इस उपवास में एक दोष था। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि मालिकों के साथ मेरा मीठा संबंध था, इसलिए उन पर उपवास का प्रभाव पड़े बिना रह ही नहीं सकता था। मैं तो जानता था ही कि सत्याग्रही के नाते मैं उनके विरुद्ध उपवास कर ही नहीं सकता। उन पर कोई प्रभाव पड़े तो वह मजदूरों की हड़ताल का ही पड़ना चाहिए। मेरा प्रायश्चित उनके दोषों के लिए था, मजदूरों के दोष के निमित्त से था। मैं मजदूरों का प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोष से मैं दोषित होता था। मालिकों से तो मैं केवल विनती ही कर सकता था। उनके विरुद्ध उपवास करना उन पर ज्यादती करने के समान था। फिर भी मैं जानता था कि मेरे उपवास का प्रभाव उन पर पड़े बिना रहेगा ही नहीं। प्रभाव पड़ा भी, किंतु मैं अपने उपवास को रोक नहीं सकता था। मैंने स्पष्ट देखा कि ऐसा दोष में उपवास करना मेरा धर्म है। सेठ अम्बालाल इस हड़ताल के विरुद्ध दृढ़ रहने वालों में अग्रणी थे। उनकी दृढ़ता आश्चर्यजनक थी। उनकी निष्कपटता भी मुझे उतनी ही पसंद आई। उनसे लड़ना मुझे प्रिय लगा। उनके जैसा अगुआ जिस विरोधी दल में थे, उस पर उपवास का पड़ने वाला अप्रत्यक्ष प्रभाव मुझे अखरा। फिर उनकी धर्मपत्नी श्री सरला देवी का मेरे प्रति सगी बहन जैसा प्रेम था। मेरे उपवास से उन्हें जो घबराहट होती थी, वह मुझसे देखी नहीं जाती थी। इस प्रकार चारों ओर प्रेम में वातावरण बन गया। मालिक केवल दयावश होकर समझौते का रास्ता खोजने लगे। अनसुईया बहन के यहाँ उनकी चर्चाएं चलने लगीं। श्री आनंद शंकर ध्रुव भी बीच में पड़े। आखिर वह पंच नियुक्त हुए और हड़ताल टूटी। मुझे केवल 3 उपवास करने पड़े। मालिकों ने मजदूरों की मिठाई बांटी। 21वें दिन समझौता हुआ। खेड़ा सत्याग्रह। मजदूरों के हड़ताल समाप्त होने के बाद दम लेने को भी समय न मिला और मुझे खेड़ा जिले के सत्याग्रह का काम हाथ में लेना पड़ा। खेड़ा जिले में अकाल की सी स्थिति होने के कारण खेड़ा के पाटीदार लोग लगान माफ़ कराने की कोशिश कर रहे थे। इस विषय में श्री अमृतलाल ठाकर ने जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। इस बारे में कोई निश्चित सलाह देने से पहले मैं कमिश्नर से मिला। श्री मोहनलाल पंड्या और श्री शंकर लाल परीख अथक परिश्रम कर रहे थे। वह स्वर्गीय गोकलदास, कहानदास पारेख और विट्ठल भाई पटेल के द्वारा धारा सभा में आंदोलन कर रहे थे। सरकार के पास डिपुटेशन पर भी गए थे। इस समय मैं गुजरात सभा का सभापति था। सभा ने कमिश्नर और गवर्नर को प्रार्थना पत्र भेजे, तार किए, अपमान सहे। सभा उनकी धमकियों को पचा गई। अधिकारियों का उस समय का व्यवहार तो हास्यजनक प्रतीत होता है। उन दिनों का उनका अत्यंत हल्का बर्ताव आज असंभव सा मालूम होता है। लोगों की मांग इतनी साफ और इतनी साधारण थी कि इसके लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत ही न होनी चाहिए थी। कानून यह था कि अगर यह फसल 4 ही आना या उससे कम आवे तो उस साल का लगान माफ़ किया जाना चाहिए, पर सरकारी अधिकारियों का अंदाज 4 आने से अधिक था। लोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा रहा था कि उपज 4 आने से कम आकी जानी चाहिए, पर सरकार क्यों मानने लगी? लोगों की ओर से पंच बैठाने की मांग की गई। सरकार को यह असहाय मालूम हुई। जितना अनुनय विनय हो सकता था सो सब कर चुकने के बाद और साथियों से परामर्श करने के पश्चात मैंने सत्याग्रह करने की सलाह दी। साथियों में खेड़ा जिले के सेवकों के अतिरिक्त मुख्यतः श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री शंकर लाल बैंकर, श्री अनसुईया बहन, श्री इंदुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक, श्री महादेव देसाई आदि थे। श्री वल्लभ भाई अपनी बड़ी बहन और बढ़ती हुई वकालत की बलि देकर आए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके बाद वह निश्चिंत होकर वकालत कर ही न सके। हम नाडिया याद के अनाथाश्रम में ठहरे थे। अनाथाश्रम में ठहरने को कोई विशेषता न समझे। नाडिया याद में
उनके जैसा कोई स्वतंत्र मकान नहीं था जिसमें इतने सारे लोग समा सकें। अंत में नीचे लिखी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर लिए गए। हम जानते हैं कि हमारे गाँव की फसल 4 आने से कम हुई है। इस कारण हमने सरकार से प्रार्थना की कि वह लगान वसूली का काम अगले वर्ष तक मुलतवी रखे। फिर भी वह मुलतवी नहीं किया गया। अतएव हम नीचे सही करने वाले लोग यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस साल का पूरा या बाकी रहा सरकारी लगान नहीं देंगे, पर उसे वसूल करने के लिए सरकार जो भी कानूनी कार्रवाई करना चाहेगी हम करने देंगे और उससे होने वाले दुख सहन करेंगे। यदि हमारी ज़मीन खालसा की गई तो हम उसे खालसा भी होने देंगे, पर अपने हाथों पैसे जमा करके हम झूठे नहीं ठहरेंगे और स्वाभिमान नहीं खोएंगे। अगर सरकार बाकी बची हुई सब जगहों में दूसरी किस्त की वसूली मुलतवी रखे तो हम में से जो लोग जमा करा सकते हैं वे पूरा अथवा बाकी रहा हुआ लगान जमा कराने को तैयार हैं। इसमें से जो जमा करा सकते हैं उनके लगान जमा न कराने का कारण यह है कि अगर समर्थ लोग जमा करा दें तो असमर्थ लोग घबराहट में पड़कर अपनी कोई भी चीज़ बेचकर या कर्ज करके लगान जमा करा देंगे और दुख उठाएंगे। हमारी यह मान्यता है कि ऐसी स्थिति में गरीबों की रक्षा करना समर्थ लोगों का कर्तव्य है। खेड़ा की लड़ाई का अंत। इस लड़ाई का अंत विचित्र रीति से हुआ। यह तो साफ है कि लोग थक चुके थे। जो दृढ़ रहे थे उन्हें पूरी तरह बर्बाद होने देने से संकोच हो रहा था। मेरा झुकाव इस ओर था कि सत्याग्रही के अनुरूप इसकी समाप्ति का कोई शोभास्पद मार्ग निकल आए तो उसे अपनाना ठीक होगा। ऐसा एक अनसोचा उपाय सामने आ गया। नाडियाद तालुके के तहसीलदार ने संदेशा भेजा कि अगर अच्छी स्थिति वाले पाटीदार लगान अदा कर दें तो गरीबों का लगान मुलतवी रहेगा। इस विषय में मैंने लिखित स्वीकृति मांगी और वह मिल गई। तहसीलदार अपनी तहसील की ही जिम्मेदारी ले सकता था, सारे ज़िले की जिम्मेदारी तो कलेक्टर ही ले सकता था। इसलिए मैंने कलेक्टर से पूछा। उनका जवाब मिला कि तहसीलदार ने जो कहा है उसके अनुसार हुक्म निकल ही चुका है। मुझे उसका पता नहीं था, लेकिन यदि ऐसा हुक्म निकल चुका है तो माना जा सकता है कि लोगों की प्रतिज्ञा का पालन हुआ। प्रतिज्ञा में यही वस्तु थी, अतएव इस हुक्म से हमने संतोष माना। फिर भी इस प्रकार की समाप्ति से हम प्रसन्न न हो सके। सत्याग्रह की लड़ाई के पीछे जो एक मिठास होती है उसमें नहीं थी। कलेक्टर मानता था कि उसने कुछ किया ही नहीं, गरीब लोगों को छोड़ने की बात कही जाती थी, किंतु वे शायद ही छूट पाए। जनता यह कहने का अधिकार आजमा न सकी कि गरीब में किसकी गिनती की जाए। मुझे इस बात का दुख था कि जनता में इस प्रकार की शक्ति रह नहीं गई थी। अतएव लड़ाई की समाप्ति का उत्सव तो मनाया गया, पर इस दृष्टि से मुझे यह निस्तेज लगा। सत्याग्रह का शुद्ध अंत तभी माना जाता है जब जनता में आरंभ की उपेक्षा अंत में अधिक तेज और शक्ति पाई जाए। मैं इसका दर्शन न कर सका। इतने पर भी इस लड़ाई के जो अदृश्य परिणाम निकले उसका लाभ तो आज भी देखा जा सकता है और उठाया जा रहा है। खेड़ा की लड़ाई से गुजरात के किसान समाज को जागृति का और उनकी राजनीति की शिक्षा का श्री गणेश हुआ। एकता की रट। जिन दिनों खेड़ा का आंदोलन चल रहा था उन दिनों यूरोप का महायुद्ध भी जारी ही था। वायसराय ने उसके सिलसिले में नेताओं को दिल्ली बुलाया था। मुझसे आग्रह किया गया था कि मैं भी उसमें हाजिर हूँ। मैं बता चुका हूँ कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मेरी मित्रता थी। मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। मैं दिल्ली गया, किंतु इस सभा में सम्मिलित होते समय मेरे मन में एक संकोच था। मुख्य कारण तो यह था कि इस सभा में अली भाइयों को, लोकमान्य को और दूसरे नेताओं को निमंत्रित नहीं किया गया था। उस समय अली भाई जेल में थे। उनसे मैं 1-2 बार ही मिला था। उनके बारे में सुना बहुत था। उनकी सेवावृत्ति और बहादुरी की सराहना सब करते थे। हाकिम साहब के संपर्क में मैं नहीं आया था। स्वर्गीय आचार्य रुद्र और दीनबंधु एंड्रूज के मुंह से उनकी बहुत प्रशंसा सुनी थी। कलकत्ते में भी मुस्लिम लीग की बैठक के समय शोएब कुरैशी और बैरिस्टर रहमान के साथ भी जान पहचान हो चुकी थी। मैं सज्जन मुसलमानों की संगति के अवसर ढूंढता रहता था और जो पवित्र तथा देशभक्त माने जाते थे उनसे जान पहचान करके उनकी भावना को जानने की तीव्र इच्छा मुझ में रहती थी। इसलिए वह अपने समाज में मुझे जहाँ कहीं ले जाते वहाँ बिना किसी आनाकानी के मैं चला जाता था। अली भाइयों की नज़रबंदी के बाद मुसलमान भाई मुझे कलकत्ता मुस्लिम लीग की बैठक में लिवा ले गए। वहाँ मुझसे बोलने को कहा गया। मैं बोला। मैंने मुसलमानों को समझाया कि अली भाइयों को छुड़ाना उनका धर्म है। इसके बाद वह मुझे अलीगढ़ कॉलेज भी ले गए थे।
अलीगढ़ कॉलेज में मैंने मुसलमानों को देश के लिए फ़कीरी अख्तियार करने की दावत दी। अली भाइयों को छुड़ाने के लिए मैंने सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। उसके निमित्त से इन भाइयों के खिलाफत संबंधी हलचल का अध्ययन किया। मुसलमानों के साथ चर्चाएं की। मुझे लगा कि अगर मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र बनना चाहता हूँ तो मुझे अली भाइयों को छुड़ाने में और खिलाफत के प्रश्न को न्यायपूर्वक सुलझाने में पूरी मदद करनी चाहिए। खिलाफत का सवाल मेरे लिए सरल था। मुझे उसके स्वतंत्र गुण दोष देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि अगर इसके संबंध में मुसलमानों की मांग नीति विरुद्ध ना हो तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। चूँकि मैंने खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ दिया था, इसलिए इस संबंध में मित्रों और आलोचकों ने मेरी काफ़ी आलोचना की है। उन सब पर विचार करने के बाद जो राय मैंने बनाई और जो मदद दी या दिलाई, उसके बारे में मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, न उसमें मुझे कोई सुधार ही करना है। मुझे लगता है कि आज भी ऐसा सवाल उठे तो मेरा व्यवहार पहले की ही तरह होगा। इस प्रकार के विचार लेकर मैं दिल्ली गया। मुसलमानों के दुख की चर्चा मुझे वायसराय से करनी थी। खिलाफत के प्रश्न ने अभी पूर्ण रूप धारण नहीं किया था। दिल्ली पहुंचते ही देशबंधु एंड्रूज ने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्हीं दिनों इटली के इंग्लैंड के बीच गुप्त संधि होने की जो चर्चा अंग्रेजी अखबारों में छिड़ी थी, उसकी बात कहकर दीनबंधु ने मुझसे कहा, यदि इंग्लैंड ने इस प्रकार की गुप्त संधि किसी राष्ट्र के साथ की हो, आप इस सभा में सहायक की तरह कैसे भाग ले सकते हैं? मैं इन संधियों के विषय में कुछ जानता नहीं था। दीनबंधु का शब्द मेरे लिए पर्याप्त था। इस कारण को निमित्त बनाकर मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा कि सभा में सम्मिलित होते हुए मुझे संकोच हो रहा है। उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया। उनके साथ और बाद में मिस्टर मेफी के साथ मेरी लंबी चर्चा हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने सभा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। थोड़े में वायसराय की दलील यह थी, आप यह तो नहीं मानते कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो कुछ करे उसकी जानकारी वायसराय को होनी चाहिए? मैं यह दावा नहीं करता कि ब्रिटिश सरकार कभी भूल करती ही नहीं, कोई भी ऐसा दावा नहीं करता, किंतु यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि उसका अस्तित्व संसार के लिए कल्याणकारी है, यदि आप यह मानते हैं कि उसके कार्यों से इस देश को कुल मिलाकर कुछ लाभ हुआ है, तो क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि उसकी विपत्ति के समय उसे मदद पहुंचाना प्रत्येक नागरिक का धर्म है? गुप्त संधि के विषय में आपने समाचार पत्रों में जो देखा वह मैंने भी देखा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, यह मैं आपसे विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। अखबारों में कैसी कैसी गप्पें आती हैं यह तो आप जानते ही हैं। क्या अखबारों में आई हुई एक निंदा सूचक बात पर आप ऐसे समय राज्य का त्याग कर सकते हैं? लड़ाई समाप्त होने पर आपको जितने नैतिक प्रश्न उठाने हों उतने उठा सकते हैं और कितनी तकरार करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह दलील नहीं थी, लेकिन जिस अवसर पर और जिस रीति से यह पेश की गई उससे मुझे नई जैसे लगी और मैंने सभा में जाना स्वीकार कर लिया। खिलाफत के बारे में यह निश्चय हुआ कि मैं वायसराय को पत्र लिखकर भेजूं। रंगरूटों की भर्ती। मैं सभा में हाजिर हुआ। वायसराय की तीव्र इच्छा थी कि मैं सिपाहियों की मदद वाले प्रस्ताव का समर्थन करूं। मैंने हिंदुस्तानी में बोलने की इजाज़त चाहिए। वायसराय ने इजाज़त दी तो दी, किंतु साथ ही अंग्रेजी में भी बोलने के लिए कहा। मुझे भाषण तो करना ही नहीं था। मैंने वहाँ जो कहा सो इतना ही था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है और इस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। सभा में कहे गए वाक्य में मेरे लिए तो बहुत वजन था। मैं उस सभा को अथवा उसका समर्थन को भूल नहीं सकता था। अपनी एक जिम्मेदारी तो मुझे दिल्ली में ही पूरी कर लेनी थी। वायसराय को पत्र लिखने का काम मुझे सरल ना जान पड़ा। सभा में जाने की अपनी ये इच्छा, उसके कारण भविष्य की आशाएं आदि की सफाई देना मुझे अपने लिए, सरकार के लिए और जनता के लिए आवश्यक मालूम हुआ। यह पत्र शिमला भेजना था, क्योंकि सभा के समाप्त होते ही वायसराय शिमला पहुंच गए थे। वहां डाक द्वारा पत्र भेजने में देर होती थी। मेरी दृष्टि से पत्र महत्व का था। समय बचाने की आवश्यकता थी। हर किसी के साथ पत्र भेजने की इच्छा न थी। मुझे लगा कि पत्र किसी पवित्र मनुष्य के द्वारा जाए तो अच्छा हो। दीनबंधु और सुशील रुद्र ने रेवरेंड आयरलैंड नामक एक सज्जन का नाम सुझाया। उन्होंने पत्र ले जाना स्वीकार किया, बशर्ते कि पढ़ने पर वह उन्हें शुद्ध प्रतीत हो। पत्र व्यक्तिगत नहीं था। उन्होंने पढ़ा, उनको अच्छा लगा और वह ले जाने के लिए राजी हुए। मैंने दूसरे दर्जे की रेल किराया देने की व्यवस्था की, किंतु उन्होंने उसे लेने से इनकार किया और रात की यात्रा होते हुए भी डेवढ़ी दर्जे का ही टिकट लिया। उनकी सादगी, सरलता और स्पष्टता पर मैं मुग्ध हो गया। इस प्रकार पवित्र हाथों द्वारा दिए गए पत्र का परिणाम मेरी दृष्टि से अच्छा ही हुआ। उससे मेरा मार्ग साफ हो गया। मेरी दूसरी जिम्मेदारी रंगरूट भर्ती करने की थी। इसकी याचना मैं खेड़ा में न करता तो
और कहाँ करता। पहले अपने साथियों को ना न्योता तो किसे न्योता। खेड़ा पहुँचते ही वल्लभ भाई इत्यादि के साथ मैंने सलाह की। उनमें से कुछ के गले बात तुरंत उतरी नहीं। जिनके गले उतरी उन्होंने कार्य की सफलता के विषय में शंका प्रकट की। जिन लोगों में रंगरूटों की भर्ती करनी थी, उन लोगों में सरकार के प्रति किसी प्रकार का अनुराग ना था। सरकारी अफसरों का जो उन्हें कड़ा अनुभव था वह ताज़ा ही था। फिर भी सब इस पक्ष में हो गए कि काम शुरू कर दिया जाए। शुरू करते ही मेरी आँख खुली। मेरा आशावाद भी कुछ शिथिल पड़ा। खेड़ा की लड़ाई में लोग अपनी बैलगाड़ी मुफ्त में देते थे। जहाँ एक स्वयंसेवक की हाजिरी की ज़रूरत थी वहाँ 3-4 मिल जाते थे। अब पैसे देने पर भी गाड़ी दुर्लभ हो गई। लेकिन हम यूँ निराश होने वाले नहीं थे। गाड़ी के बदले हमने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। रोज़ 20 मील की मंजिल तय करनी थी। जहाँ गाड़ी न मिलती वहाँ खाना तो मिलता ही कैसे, मांगना भी उचित नहीं जान पड़ा। अतियो यह निश्चय किया कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने खाने के लिए पर्याप्त सामग्री अपनी थैली में लेकर निकले। गर्मी के दिन थे, इसलिए साथ में ओढ़ने के लिए तो कुछ रखने की आवश्यकता ना थी। हम जिस गांव में जाते उस गांव में सभा करते, लोग आते, लेकिन भारती के लिए तो नाम तो मुश्किल से 1 या 2 ही मिलते। आप अहिंसावादी होकर हमें हथियार उठाने के लिए क्यों कहते हैं? सरकार ने हिंदुस्तान का क्या भला किया है कि आप हमें उसकी मदद करने को कहते हैं? ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मेरे सामने रखे जाते थे। यह सब होते हुए भी धीरे धीरे हमारे सतत कार्य का प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा था। नाम की काफ़ी संख्या में दर्ज होने लगे थे। हम यह मानने लगे थे कि अगर पहली टुकड़ी निकल पड़े तो दूसरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। यदि रंगरूट निकले तो उन्हें रखा कहाँ जाए इत्यादि प्रश्नों की चर्चा में कमिश्नर से करने लगा था। कमिश्नर दिल्ली के ढंग पर जगह जगह सभाएं करने लगे थे। गुजरात में भी वैसी सभा हुई। उसमें मुझे और साथियों को निमंत्रित किया गया था। मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ था। पर यदि दिल्ली की सभा में मेरे लिए कम स्थान था तो यहाँ की सभा में तो उससे भी कम स्थान मुझे अपने लिए मालूम हुआ। जी, हुजूरी के वातावरण में मुझे चैन न। यहाँ मैं कुछ अधिक बोला था। मेरी बात में खुशामद जैसी तो कोई चीज़ थी ही नहीं, बल्कि 2 कड़वे शब्द भी थे। वायसराय को लिखे जिस पत्र का उल्लेख किया गया उसका सार नीचे दिया जाता है। युद्ध परिषद में उपस्थित रहने के विषय में मेरी अनिच्छा थी, पर आपसे मिलने के बाद वह दूर हो गई। और उसका एक कारण यह अवश्य था कि आपके प्रति मुझे बड़ा आदर है। ना आने के कारणों में मजबूत कारण यह था कि उसमें लोकमान्य तिलक, मिसेस बेसेंट और अली भाई निमंत्रित नहीं किए गए थे। इन्हें मैं जनता के बहुत शक्तिशाली नेता मानता हूँ। मुझे तो लगता है कि इन्हें निमंत्रित न करने में सरकार ने गंभीर भूल की है। और मैं अभी सुझाता हूँ कि प्रांतीय परिषदें की जाएं तो उनमें इन्हें निमंत्रित किया जाए। मेरा यह नम्र मत है कि कोई सरकार ऐसे पूर्ण नेताओं की उपेक्षा नहीं कर सकती, फिर भले उनके साथ उसका कैसा भी मतभेद क्यों ना हो। इस स्थिति में मैं सभा की समितियों में उपस्थित नहीं रह सका और सभा में प्रस्ताव का समर्थन करके संतुष्ट रहा। सरकार के सम्मुख मैंने जो सुझाव रखे हैं उनके शुभकृत होते ही मैं अपने समर्थन को अमली रूप देने की आशा रखता हूँ। जिस साम्राज्य में आगे चलकर हम संपूर्ण रूप से साझेदार बनने की आशा रखते हैं, संकट के समय में उसकी पूरी मदद करना हमारा धर्म है। किंतु मुझे यह तो कहना ही चाहिए कि इसके साथ ही आशा बधी हुई है कि इस मदद के कारण हम अपने ध्येय तक शीघ्र पहुंच सकेंगे। अतएव लोगों को यह मानने का अधिकार है कि आपके भाषण में जिन सुधारों के तुरंत अमल में आने की आशा प्रकट की गई है उन सुधारों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मुख्य मांगों का समावेश किया जाएगा। यदि मेरे लिए यह संभव होता तो मैं ऐसे समय होम रूल आदि का उच्चारण तक न करता, बल्कि मैं समस्त शक्तिशाली भारतीयों को प्रेरित करता कि साम्राज्य के संकट के समय वे उसकी रक्षा के लिए चुपचाप खप जाएं। इतना करने से ही हम साम्राज्य के बड़े से बड़े और आदरणीय साझेदार बन जाते और रंगभेद तथा देशभेद का नाम निशान भी न रहता। पर शिक्षित समाज ने इससे कम प्रभावकारी मार्ग अपनाया। आम लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। मैं जब से हिंदुस्तान आया हूँ तभी से आम लोगों के गाढ़ संपर्क में आता रहा हूँ और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि होम रूल की लगन उनमें बैठ गई है। होम रूल के बिना लोगों को कभी संतोष न होगा। वे समझते हैं कि होम रूल प्राप्त करने के लिए जितना बलिदान दिया जाए उतना कम है। अतएव यद्यपि साम्राज्य के लिए जितने स्वयंसेवक दिए जा सकें उतने देने चाहिए, तथापि आर्थिक सहायता के विषय में मैं ऐसा नहीं कह सकता। लोगों की हालत को जानने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान जो सहायता दे चुका है
और उसके सामर्थ्य से अधिक है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि सभा में जिन्होंने समर्थन किया है उन्होंने मरते दम तक सहायता करने का निश्चय किया है। फिर भी हमारी स्थिति विषम है। हम एक पीढ़ी के साझी हिस्सेदार नहीं हैं। हमारी मदद की नींव भविष्य की आशा पर खड़ी की गई है, और यह आशा क्या है जो ज़रा खोल कर कहने की ज़रूरत है। मैं सौदा करना नहीं चाहता, पर मुझे इतना तो कहना ही चाहिए कि उसके बारे में हमारे मन में निराशा पैदा हो जाए तो साम्राज्य के विषय में आज तक की हमारी धारणा भ्रम मान जाएगी। आपने घर के झगड़े भूल जाने की सलाह दी है। यदि उसका अर्थ यह हो कि अत्याचार और अधिकारियों के अपकृत्य सहन कर लिए जाएं तो यह असंभव है। संगठित अत्याचार का सामना अपनी समूची शक्ति लगाकर करना मैं अपना धर्म मानता हूँ। अतएव आपको अधिकारियों को यह सुझाना चाहिए कि वे एक भी मनुष्य की अवगणना न करें और लोकमत का उतना आदर करें जितना पहले कभी नहीं किया है। चंपारण में 100 साल पुराने अत्याचार का विरोध करके मैंने ब्रिटिश न्याय की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दिखाई है। खेड़ा की जनता ने देख लिया है कि उसमें सत्य के लिए दुख सहने की शक्ति होती है। तब वास्तविक राज सत्ता नहीं बल्कि लोक सत्ता होती है, और फलता जनता जिस शासन को साथ देती है उसके प्रति उसकी कड़ुता कम हुई है। और जिस हुकूमत ने सविनय कानून भंग को सहन कर लिया वह लोकमत की पूरी उपेक्षा करने वाली नहीं हो सकती, इसका उसे विश्वास हो गया है। अतएव मैं मानता हूँ कि चंपारण और खेड़ा में मैंने जो काम किया वह इस लड़ाई में मेरी सेवा है। यदि आप मुझसे इस प्रकार का अपना काम बंद कर देने को कहेंगे तो मैं यह मानूंगा कि आपने मुझे मेरी सांस बंद करने के लिए कहा है। यदि आत्मबल को अर्थात प्रेम बल को शस्त्र बल के बदले लोकप्रिय बनाने में मैं सफल हो जाऊं तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान सारे संसार की टेढ़ी नज़र का भी सामना कर सकता है। तो हर बार मैं दुख सहन करने की इस सनातन नीति को अपने जीवन में बुन लेने के लिए अपनी आत्मा को कसता रहूँगा और इस नीति को स्वीकार करने के लिए दूसरों को निमंत्रण देता रहूँगा। और यदि मैं किसी अन्य कार्य में योग देता हूँ तो उसका हेतु भी केवल इसी नीति की अद्वितीय उत्तमता सिद्ध करना है। अंत में मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुसलमानी राज्यों के बारे में स्पष्ट आश्वासन देने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल को लिखिए। आप जानते हैं कि इसके बारे में हर एक मुसलमान को चिंता बनी रहती है। स्वयं हिंदू होने के कारण उनकी भावना के प्रति मैं उपेक्षा का भाव नहीं रख सकता। उनका दुख हमारा ही दुख है। इन मुसलमानी राज्यों के अधिकारों की रक्षा में, उनके धर्म स्थानों के बारे में उनकी भावना का आदर करने में और हिंदुस्तान की होम रूल विषयक मांग को स्वीकार करने में साम्राज्य की सुरक्षा समाई हुई है। चूँकि मैं अंग्रेज़ों से प्रेम करता हूँ इसलिए मैंने यह पत्र लिखा है, और मैं चाहता हूं कि जो वफादारी एक अंग्रेज में है वही वफादारी हर एक हिंदुस्तानी में जागे। मृत्यु सैया पर रंगरूटों की भर्ती के काम में मेरा शरीर काफ़ी क्षीण हो गया। उन दिनों मेरे आहार में मुख्यतः सिकी हुई और कुटी हुई मूंगफली, उसके साथ थोड़ा गुड़, केले वगैरह फल और 2-3 नींबू का पानी, इतनी चीज़ें रहा करती थी। मैं जानता था कि अधिक मात्रा में खाने से मूंगफली नुकसान करती है, फिर भी वह अधिक खा ली गई। उसके कारण पेट में कुछ पेचिश रहने लगी। मैं समय समय पर आश्रम में तो आता ही था, मुझे यह पेचिश बहुत ध्यान देने योग्य प्रतीत न हुई। रात आश्रम में पहुंचा। उन दिनों में दवा कंचित ही लेता था। विश्वास यह था कि एक बार खाना छोड़ देने से दर्द मिट जाएगा। दूसरे दिन सवेरे कुछ भी न खाया था, इससे दर्द लगभग बंद हो चुका था। मैं जानता था कि मुझे उपवास चालू रखना चाहिए थी। वो खाना ही हो तो फल के रस जैसी कोई चीज़ लेनी चाहिए। उस दिन कोई त्यौहार था। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कस्तूरबाई से कह दिया था कि मैं त्यौहार दोपहर को भी ना खाऊंगा, लेकिन उसने मुझे ललचाया और मैं लालच में फंस गया। उस दिनों मैं किसी पशु का दूध नहीं लेता था, इससे घी छाछ का भी मैंने त्याग कर दिया था। इसलिए उसने मुझसे कहा कि आपके लिए दले हुए गेहूं के तेल में भूनकर लपसी बनाई गई है और ख़ास तौर पर आपके लिए ही पूरे मूंग भी बनाए गए हैं। मैं स्वाद के वश होकर पिघला। पिघलते हुए भी इच्छा तो यह रखी थी कि कस्तूराबाई को खुश रखने के लिए थोड़ा सा खा लूँगा, स्वाद भी ले लूँगा और शरीर की रक्षा भी कर लूँगा। पर शैतान अपना निशाना ताक कर ही बैठा था। खाने बैठा तो थोड़ा खाने के बदले पेट भर कर खा लिया। इस प्रकार स्वाद तो मैंने पूरा लिया, पर साथ ही यमराज को न्योता भी भेज दिया। खाने के बाद 1 घंटा भी न बीता कि जोर से पेचिश शुरू हो गई। रात नाड़ियात तो वापस जाना ही था। साबरमती स्टेशन तक पैदल गया, पर 1.25 मील का वह रास्ता तय करना मुश्किल हो गया।
अहमदाबाद स्टेशन पर वल्लभ भाई पटेल मिलने वाले थे, वे मिले और उन्होंने मेरी पीड़ा ताड़ ली। फिर मैंने उन्हें अथवा दूसरे साथियों को यह मालूम न होने दिया कि पीड़ा असहाय थी। नाडियाद पहुँचे, वहाँ से अनाथ आश्रम जाना था, सो आधे मील से कुछ कम ही दूर था, लेकिन उस दिन यह दूरी 10 मील के बराबर मालूम हुई। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, लेकिन पेट का दर्द बढ़ता ही जाता था। 15-15 मिनट से पाखाने की हालत मालूम होती थी। आखिर मैं हारा। मैंने अनलह असहाय वेदना प्रकट की और बिछौना पकड़ा। आश्रम के आम पाखाने में जाता था, उसके बदले 2 मंजिले पर कमोड मंगवाया। शर्म तो बहुत आई, पर मैं लाचार हो गया था। फूलचंद बापूजी बिजली की गति से कमोड ले आए। चिंतातुर होकर साथियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया, पर वे बेचारे मेरे दुख में किस प्रकार हाथ बटा सकते थे। मेरे हठ का पार न था। मैंने डॉक्टर को बुलाने से इनकार कर दिया। दवा तो लेनी ही न थी। सोचा कि ये पाप की सज़ा भोगूंगा। साथियों ने यह सब मुँह लटका कर सहन किया। 24 घंटों में 30-40 बार पखाने की हाजत हुई होगी। खाना मैं बंद ही कर चुका था और शुरू के दिनों में तो फल का रस भी न लिया था। लेने की बिल्कुल रुचि न थी। आज तक जिस शरीर को मैं पत्थर के समान मानता था, वह अब गीली मिट्टी जैसा बन गया। शक्ति क्षीण हो गई। साथियों ने दवा लेने के लिए समझाया, मैंने इनकार किया। उन्होंने पिचकारी लगवाने की सलाह दी, मैंने उसके लिए भी इनकार कर दिया। उस समय का पिचकारी विषयक मेरा ज्ञान हास्यास्पद था। मैं यह मानता था कि पिचकारी में किसी न किसी प्रकार की लसी होगी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह तो निर्दोष वनस्पति से बनी औषधि की पिचकारी थी। पर जब समझ आई तब अवसर बीत चुका था। हाजातें तो जारी ही थीं। अतिशय परिश्रम के कारण बुखार आ गया और बेहोशी भी आ गई। मित्र अधिक घबराए, दूसरे डॉक्टर भी आए, पर जो रोगी उनकी बात माने नहीं, उसके लिए वह क्या कर सकते थे। सेठ अम्बालाल और उनकी धर्मपत्नी दोनों नाडियाद आए। साथियों से चर्चा करने के बाद अत्यंत सावधानी के साथ मुझे मिर्ज़ापुर वाले अपने बंगले पर ले गए। इतनी बात तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि अपनी इस बीमारी में मुझे जो निर्मल और निष्काम सेवा प्राप्त हुई, उससे अधिक सेवा कोई पा नहीं सकता। मुझे हल्का बुखार रहने लगा। मेरा शरीर क्षीण होता गया। बीमारी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। शायद मैं बिछौने से उठ नहीं सकूंगा, ऐसा भी एक विचार मन में पैदा हुआ। अम्बालाल सेठ के बंगले में प्रेम से घिरा होने पर भी मैं अशांत हो उठा और मैंने उनसे प्रार्थना की कि वे मुझे आश्रम ले जाएं। मेरा अतिशय आग्रह देखकर वे मुझे आश्रम ले आए। मैं अभी आश्रम में पीड़ा भोग ही रहा था कि इतने में वल्लभ भाई समाचार लाए कि जर्मनी पूरी तरह हार चुका है और कमिश्नर ने कहलवाया है कि रंगरूट भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर भर्ती की चिंता से मैं मुक्त हुआ और मुझे शांति मिली। उन दिनों मैं जल का उपचार करता था और उससे शरीर टिका हुआ था। पीड़ा शांत हो गई थी, किंतु शरीर किसी भी उपाय से पुष्ट नहीं हो रहा था। वैद्य मित्र और डॉक्टर मित्र अनेक प्रकार की सलाह देते थे, पर मैं किसी तरह दवा पीने को तैयार न हुआ। 2-3 मित्रों ने सलाह दी कि दूध लेने में आपत्ति हो तो मांस का शोरबा लेना चाहिए और औषधि के रूप में मांसादि चाहे जो वस्तु ली जा सकती है। इसके समर्थन में उन्होंने आयुर्वेद के प्रमाण दिए। एक ने अंडे लेने की सिफारिश की, लेकिन मैं इनमें से किसी भी सलाह को स्वीकार न कर सका। मेरा उत्तर एक ही था, नहीं। खाद का निर्णय मेरे लिए केवल शास्त्रों के श्लोकों पर अवलंबित नहीं था, बल्कि मेरे जीवन के साथ वह स्वतंत्र रीति से जुड़ा हुआ था। चाहे जो चीज़ खाकर और चाहे जैसा उपचार करके जीने का मुझे तनिक भी लोभ न था। जिस धर्म का आचरण मैंने अपने पुत्रों के लिए किया, स्त्री के लिए किया, स्नेहियों के लिए किया, उस धर्म का त्याग मैं अपने लिए कैसे कर सकता था। इस प्रकार मुझे अपनी इस बहुत लंबी और जीवन की सबसे पहली इतनी बड़ी बीमारी में धर्म का निरीक्षण करने और उसे कसौटी पर चढ़ाने का अलभ्य लाभ मिला। एक रात तो मैंने बिल्कुल ही आशा छोड़ दी थी। मुझे आभास हुआ कि अब मृत्यु समीप ही है। उस श्री अनसुईया बहन को खबर भिजवाई। वह आई। वल्लभ भाई आए। डॉक्टर कानूंगा आए। डॉक्टर कानूंगा ने मेरी नाड़ी देखी और कहा, मैं खुद तो मरने के कोई चिन्ह देख नहीं रहा हूँ। नाड़ी साफ है, केवल कमजोरी के कारण आपके मन में घबराहट है। लेकिन मेरा मन न माना। रात तो बीती, किंतु उस रात में शायद ही सो सका हूँगा। सवेरा हुआ, मौत न आई, फिर भी उस समय जीने की आशा न बांध सका और यह समझ कर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर बन सके उतनी देर तक साथियों से गीता पाठ सुनने में लगा रहा। कामकाज करने की कोई शक्ति रही ही नहीं थी। पढ़ने जितनी भी शक्ति नहीं रह गई थी। किसी के साथ
बात करने की भी इच्छा ना होती थी। थोड़ी बात करने से दिमाग थक जाता था, इस कारण जीने में कोई रस न रह गया। जीने के लिए जीना मुझे कभी पसंद पड़ा ही नहीं। बिना कुछ कामकाज किए साथियों की सेवा लेकर क्षीण हो रहे शरीर को टिकाए रखने में मुझे भारी उत्साहट मालूम होती थी। यूँ मैं मौत की राह बैठा देखता था। इतने में डॉक्टर तलवलकर एक विचित्र प्राणी को लेकर आए। वे महाराष्ट्री हैं, हिंदुस्तान उन्हें पहचानता नहीं। मैं उन्हें देखकर समझ सका था कि वे मेरी ही तरह चक्रम हैं। वे अपने उपचार का प्रयोग मुझ पर करने के लिए आए थे। उन्हें डॉक्टर तलवलकर अपनी सिफारिश के साथ मेरे पास लाए थे। उन्होंने ग्रांड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का अध्ययन किया था, पर वे डिग्री नहीं पा सके थे। बाद में मालूम हुआ कि वे ब्रह्म समाजी हैं। नाम उनका केलकर है। बड़े स्वतंत्र स्वभाव के हैं। वे बर्फ़ के उपचार के बड़े हिमायती हैं। मेरी बीमारी की बात सुनकर जिस दिन वे मुझ पर बर्फ़ का अपना उपचार आजमाने के लिए आए, उसी दिन से हम उन्हें आइस डॉक्टर के उपनाम से पहचानते हैं। अपने विचारों के विषय में वे अत्यंत आग्रही हैं, पर उनकी खोजें योग्य हों अथवा अयोग्य, मैं उन्हें अपने शरीर पर प्रयोग करने दिए। मुझे वाह उपचारों से स्वस्थ होना अच्छा लगता था, सो भी बर्फ़ के अर्थात पानी की। अतः उन्होंने मेरे सारे शरीर पर बर्फ़ घिसनी शुरू की। इस इलाज से जितने परिणाम की आशा वे लगाए हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे संबंध में नहीं निकला। फिर भी मैं रोज़ मौत की राह देखा करता था, मरने के बदले कुछ जीने की आशा रखने लगा। मुझ में कुछ उत्साह पैदा हुआ। मन के उत्साह के साथ मैंने शरीर में भी उत्साह का अनुभव किया। मैं कुछ अधिक खाने लगा, रोज़ 5-10 मिनट घूमने लगा। अब उन्होंने सुझाया, आप अगर अंडे का रस पिएं तो आप में जितनी शक्ति आई है उससे अधिक शक्ति आने की गारंटी मैं दे सकता हूं। अंडे दूध के समान ही निर्दोष हैं, वह मांस तो हरगिज नहीं है। हर एक अंडे में से बच्चा पैदा होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिनसे बच्चे पैदा होते ही नहीं, वह ऐसे निर्जीव अंडे भी काम में लाए जाते हैं। इसे मैं आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं, पर मैं इसे निर्जीव अंडे लेने को भी तैयार न हुआ। फिर भी मेरी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी और आसपास के कामों में थोड़ा सा रस लेने लग गया। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे रोलेक्स टेक्टर